हेलो एवरीवन। तो ये है इंडियन पॉलिटी का 5th पार्ट और ये लास्ट वीडियो होगा इंडियन पॉलिटी का। बचे हुए जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो 30 चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम है, यानी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस हैं। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसके बाद 5 में क जोड़ा गया है, उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7वां केंद्र कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष का नेता। इसके बाद 7 क जोड़ा गया है, भारत रत्न के सम्मान के धारक, भारत रत्न सम्मान के धारक जिसको जोड़ा गया है 7 क। 8वां राजदूत, 9वां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बाद 9 में जोड़ा गया है क, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 10वां राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य और केंद्र में राज्य मंत्री। तो ये 10 हैं जो वरीयता अनुक्रम में हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिससे वरीयता अनुक्रम में जोड़ा गया है, वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है भारत रत्न को, भारत रत्न सम्मान के धारक। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 क में स्थिति प्रदान की गई है। 9 क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सेशन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 क की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा। ये संशोधन अगस्त 93 में किया गया। वरीयता और उपक्रम के बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम राजभाषा पढ़ेंगे। राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 से 351 तक दिया है। तो संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों को सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। कब? 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन किया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कुछ भाषाओं को, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 1967 में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। सिंधी को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसके बाद 1992 में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार। राज्य की भाषा, तो संविधान के आर्टिकल 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार दिया गया है कि वो विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या फिर किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या फिर अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। लेकिन जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।
इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार किया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबोरोक और मिजोरम ने मिजो तो इन भाषाओं को अपनाई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के परस्पर संबंधों में और संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा, लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक राज्य ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा हिंदी भाषा में होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। इसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 346 में दिया हुआ है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। अब एक नोट है, संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, यानी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम आपात उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। किस किस आपातकाल की? पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात के बारे में अनुच्छेद 352 में दिया है। इसकी घोषणा कुछ में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसकी घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। इसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 352 में दिया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 342 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित की जा सकती है, अपितु वो संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति आपात के टाइम में राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, वो संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 महीने तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वो 6 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। वैसे तो 1 महीने तक, लेकिन यदि 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाए तो 6 महीने तक प्रवर्तन में रहेगी। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या फिर लोकसभा का विघटन 1 महीने के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद ये प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से अपना आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर ही लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपात की उद्घोषणा के प्रभाव क्या होते हैं?
जब कभी संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके प्रभाव होते हैं। पहला कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। आपातकाल की उद्घोषणा के बाद संसद की विधायक शक्ति राज्य सूची में संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, यानी संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो जाती है तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष समाप्ति कर दी जाती है समाप्ति तक जारी रहते हैं। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें कि आपातकाल समाप्त होता है, तब तक जारी रहता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 साल से आगे संसद द्वारा विधि बना करके एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 71 तक जो 5वीं लोकसभा था उसका कार्यकाल में 2 बार एक समय में 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। आर्टिकल 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके निलंबन आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। किसको छोड़ करके? अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके। आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई भी कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि ये अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। पहला, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती है, और ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं, उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। ये निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं।
जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ये संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आर्टिकल 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, यानी अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इसकी चर्चा आर्टिकल 20 में है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया है, तो इस आपात में भी प्रभावी रहता है। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। और दूसरा, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो कि आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो कि इनके तहत बनाए गए हैं। अब आते हैं हम कि अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। आर्टिकल 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। आर्टिकल 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 9 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, और दूसरी ओर आर्टिकल 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। ये केवल राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। आर्टिकल 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो तब लागू होता है, ना कि आंतरिक आपातकाल में जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो उसके समय में लागू नहीं होता है। दूसरी ओर आर्टिकल 359 बाह्य और आंतरिक दोनों ही आपातकाल में लागू होता है। आर्टिकल 358 केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है, लेकिन आर्टिकल 359 बाह्य और आंतरिक दोनों ही आपातकाल में लागू होता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि आर्टिकल 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित की गई अवधि के लिए लागू करता है। ये अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या फिर अल्पावधि हो सकती है, कुछ समय के लिए या फिर आपातकाल की अवधि के लिए। आर्टिकल 358 संपूर्ण देश में और आर्टिकल 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 358 केवल संपूर्ण देश में लागू होता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। आर्टिकल 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। आर्टिकल 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय में 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ये उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध करने के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी, और दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ले ली गई।
इसके बाद आगे हम बात करेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन का स्ट्रक्चर आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में ये समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ये आर्टिकल 356 पे है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर के राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 महीने की होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। केवल 2 महीने की होती है, लेकिन इससे अधिक अगर होना है तो उसके लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। तब ये 6 महीने की होती है। अधिकतम 3 साल तक ये एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण था आर्टिकल 356। एक नोट है, सर्वाधिक समय तक आर्टिकल 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा था। 1990 से 1996 तक रहा था जम्मू कश्मीर में। तीसरे प्रकार के आपात है वित्तीय आपात, जिसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। तब इसकी उद्घोषणा की जाती है वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वो आगे भी लागू रहेगा। लेकिन नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के अंदर ऐसी घोषणा स्वीकृति आवश्यक है। नए निर्वाचित लोकसभा उसके द्वारा प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के अंदर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस ना ले लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ और राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य सरकारों को ये निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा, ये काफ़ी चर्चित विषय रहा है जो कि आर्टिकल 370 में दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं मेरे चैनल पे। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 काफ़ी चर्चित और विवादित है। इसके क्या क्या प्रावधान है आर्टिकल 370 के? 370 फर्स्ट के क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होता है। किसके? जम्मू कश्मीर के राज्य में। अनुच्छेद 370 के फर्स्ट के ख में ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी, इसके प्रमुख उपबंध क्या हैं? पहला तो संसद की शक्ति संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई भी विषय
विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों यानी कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से यानी कंसल्टेशन करके भारत की राष्ट्रपति परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या फिर संवर्धित सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगा। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से यानी कॉन्करेंस से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। अनुच्छेद 370 के फर्स्ट के ग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। कौन से 2 अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 फर्स्ट के घ में बताया गया है कि अनुच्छेद फर्स्ट और अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किसी प्रकार लागू हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में 2 नियम हैं। पहला कि अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। और दूसरा नियम है, जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से विलय पत्र में जो दिया गया है उस विषयों से अलग किसी भी विषय से संबंधित है तो वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। ये 2 नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 370 के सेकंड में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जम्मू कश्मीर सरकार वहीं की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना करे। जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना करे, यह आर्टिकल 370 के सेकंड में दिया है। आर्टिकल 370 के थर्ड का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी, इसकी चर्चा 370 के थर्ड में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को ये घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो कि विनिर्दिष्ट करे, लेकिन वो ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो यानी रिकमेंडेशन की हो। अनुच्छेद 370 और 35A को मिला करके जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार क्या थे? आर्टिकल 360 और 35A को मिला करके जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग ही संविधान और ध्वज था। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। और क्या विशेषाधिकार? राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ पे रणवीर दंड संहिता लागू थी। जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी, ना कि सूचना का अधिकार या शिक्षा का अधिकार या आईपीसी लागू नहीं होता था। बाहरी राज्यों का व्यक्ति ना तो मतदान कर सकता था और ना ही चुनावों में उम्मीदवार बन सकता था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। ये था आर्टिकल 370 व 35A को मिलाकर के जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार थे। जम्मू कश्मीर
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। राज्यसभा ने 5 अगस्त को और लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। 5 अगस्त को राज्यसभा, 6 अगस्त को लोकसभा। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे। जो ये अधिनियम आया था उसके अनुसार ये प्रावधान हुआ कि जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, जो कि हो गया है जम्मू कश्मीर और दूसरा पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239A के तहत पुदुचेरी के समान ही विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख को विधानसभा बिना ही संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में 4 सीटें, विधानसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन से आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी भी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य का पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। राज्य की पुलिस जो है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS व ISS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS और ISS अधिकारी जो हैं वो UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों और नागरिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म हो गया। जो संविधान संशोधन हुआ है 2019 में। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 लगाया जा सकता है। सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, जो कि सारनाथ में है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडोक उपनिषद में लिखा सूत्र है सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और अधिकारियों द्वारा और हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा और हरा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है। भारत के राजकीय यानी अनुचित उपयोग निषेध, इसका अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है।
राष्ट्रपति के बाद बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग के बारे में। तो 3 पट्टियों वाला तिरंगा गहरा केसरिया ऊपर होता है, सफ़ेद कलर जो है वो बीच में होता है और गहरा हरा रंग नीचे की तरफ होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें कि 24 तिल्लियाँ होती हैं और इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। जो 24 तिल्ली हैं, जो बीच में चक्र बना हुआ है पर सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का जो चक्र है जिसमें कि 24 तिल्लियां हैं, उसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर जो बना चक्र है उससे लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य, पवित्रता और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में ये घोषणा की गई कि संविधान के आर्टिकल 19 के फर्स्ट अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ये किस में है? ये घोषणा है संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अ में। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक जब होता है उस समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर ये 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की है। किसने की है? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। अब एक नोट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन हुआ था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में। राष्ट्र ध्वज के बाद आते हैं हम राष्ट्रगान पे यानी नेशनल एंथम पे बात करते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया है। कब किया है? 24 जनवरी 1950 को। इसके गायन का समय है 52 सेकेंड और संक्षिप्त अवधि है 20 सेकेंड की, जिसमें कि इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ गाई जाती हैं। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण दत्त, कोलकाता अधिवेशन में किया गया। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो कि INA के सिपाही हैं। अब राष्ट्रगान के बाद आते हैं राष्ट्रगीत पे। तो हमारा राष्ट्रगीत है यानी नेशनल सॉन्ग पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब एक नोट है, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका साइंटिफिक नेम है
नेल्बो न्यूसिफेरा गार्टन। राष्ट्र पक्षी है हमारा मयूर, जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्र पशु है बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। राष्ट्रीय फल है आम, मैग्निफेरा इंडिका, और ये भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्र वृक्ष है बरगद, फाइकस बेंथालेंसिस, भारत का राष्ट्र वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब? 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। इसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंट्स इंडिका। भारत का विरासत पशु है हाथी। तो अब इसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय चिन्ह के बाद संसद की वित्तीय समितियां को हम कवर करेंगे। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है? इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति में एक नोट है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है। कब होता है? मई में होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। ये समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार लाई जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती है, लेकिन ये समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। प्राक्कलन समिति दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें कि 15 मेंबर लोकसभा से और 17 मेंबर राज्यसभा के लिए 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका अदा करता है। 1967 में पहली बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को ये सदस्य माना जाता है और उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य है, ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। अब एक नोट है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है वो उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। अगली समिति है तीसरी समिति सरकारी उपक्रमों की समिति। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। किस समिति का? सरकारी उपक्रमों की समिति का। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति का कार्य है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो कि सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। चौथी समिति है, और कुछ अन्य भी समितियां होती हैं। अन्य मुख्य समितियां कौन कौन सी हैं? कार्य मंत्रणा समिति। ये समिति लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों की विधेयकों और संकल्प संबंधी समिति। गैर सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 मेंबर होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं, 16 मेंबर होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। किस समिति का? ग्रंथालय समिति का। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम पंचायती राज को पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ है। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। इसकी चर्चा है, इसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 243 के अंग में दिया है। तो पंचायती, यहाँ पे चार्ट में दिया है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समितियां हैं। तो एक एक समिति को हम देखेंगे, उनका वर्ष। बलवंत राय समिति 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में। पीवी के राय समिति 1985 में। एलएम सिंधवी समिति 1986 में। 64वां संविधान संशोधन 1989 में और 73 अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समितियां हैं। कौन कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एलएम सिंधवी समिति, 64वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। यदि किसी पंचायत को समय पर पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर ही शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। लेकिन यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष बचे हुए अवधि के लिए निर्वाचन करना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 243 के च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 साल का होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में
क से ड़ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं और अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। एक नोट है, 1986 में गठित LM सिंघवी समिति के सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा किसकी सिफारिश पर? LM सिंघवी की सिफारिश पर। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें हैं। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य की संचित निधि से पंचायती राज्य की संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क अनुच्छेद 243 त से य 6 तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। संविधान के 9 क अनुच्छेद 243 त से य 6 तक और 12वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग्य स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कि नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद में आते हैं, छोटे नगर क्षेत्र के लिए होता है और नगर निगम बड़े नगर क्षेत्रों के लिए होता है। नगर निगम की स्थापना मद्रास में 29 सितंबर 1688 में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखेंगे। सबसे पहले शून्यकाल। शून्यकाल किसको कहते हैं? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ये 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक रहता है। 12 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे दिन तक रहता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया और संचालन नियम में कोई भी उल्लेख नहीं है। इस काल यानी 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया जा गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत ही कार्यवाही चाहते हैं। अब एक नोट है, वर्तमान में शून्यकाल 1 से 2 बजे तक चलता है। पहले ये 12 से 1 चलता था, लेकिन अब ये 1 से 2 बजे तक चलता है। सदन का स्थगन। सदन का स्थगन किसको कहते हैं? सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये कुछ घंटों, दिन या सप्ताह के लिए भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। विघटन। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। विघटन केवल लोकसभा का ही होता है, जिससे कि लोकसभा का अंत हो जाता है। अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय,
जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है कि स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसको कि अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न किसको बोलते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत ही सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगा करके अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। अतारांकित प्रश्न किसको बोलते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य होता है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। न्यूनतम 50 मेंबर की स्वीकृति आवश्यक है। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो और जिन्हें साधारण प्रश्नों के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर के पूछा जा चुका है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। संचित निधि क्या होती है? यानी कंसोलिडेटेड फंड। संविधान की आर्टिकल 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा व्यय किया जाता है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों और शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो भी धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर। अब आकस्मिक निधि किसको बोलते हैं? आकस्मिक विधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड। संविधान के आर्टिकल 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगा। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा क्या है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जाती है। अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन, जिसे सभापति नियत करे, 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए और विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या फिर अल्प सूचना का प्रश्न हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पहले दी जानी चाहिए। अल्पकालीन चर्चाएं क्या है? भारत में इस प्रथा की शुरुआत, अल्पकालीन चर्चाओं की प्रथा की शुरुआत 1953 के बाद हुई है। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर संसद का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसे चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। अल्पकालीन चर्चाओं में विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन और सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। लेखानुदान क्या है? जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, लेकिन सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। तो आर्टिकल 116 के क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट पारित कर सके सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। वोट ऑन अकाउंट पारित करके सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है।
वित्त विधेयक क्या है? फाइनेंस बिल। संविधान का आर्टिकल 112 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। आर्टिकल 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर के वित्त विधेयक की रचना होती है। वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो कि राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। धन विधेयक क्या है? संसद में राजस्व एकत्र करना अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संसद में राजस्व एकत्र करने, अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 110 के फर्स्ट के उपखंड क से 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। किसको? संविधान के अनुच्छेद 110 के पहले के उपखंड क से 6 तक उल्लिखित जो विषय है उससे संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अनुपूरक अनुदान क्या है? यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या फिर वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। अनुपूरक अनुदान को और विनियोग विधेयक दोनों के लिए ही एक ही प्रोसेस विहित किया गया है। अब बजट सत्र क्या है? ये बजट सत्र फरवरी के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह के लिए सोमवार को आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है, इसलिए इसको बजट सत्र कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अभिप्राय ये है कि वो अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे निम्न सदन यानी लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक रह सकता है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत ही पद त्याग करना होगा। कटौती प्रस्ताव क्या है? सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः 1 रुपया की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ ये भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसका मतलब है ये है कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्ष दल के किसी भी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 मेंबर होना ज़रूरी होता है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर ही इस पर चर्चा होना भी आवश्यक होता है। चर्चा के बाद अध्यक्ष जो है वो मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है। मूल प्रस्ताव अपने आप में ही संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो कि सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उसे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। तो कुछ प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में आते हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ध्यान प्रस्ताव, राष्ट्रपति के शासन अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? मूल प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद से अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या फिर हटाने के लिए प्रस्ताव होता है मूल प्रस्ताव। विशेषाधिकार का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे ये प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तब विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है।
स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है? जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे ही स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, ये किसी अन्य प्रश्न के पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, कोई भी सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। संशोधन प्रस्ताव क्या होता है? संशोधन प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई भी समय नियत नहीं किया जाता है उसे ही अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती है यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा परिषद, निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या फिर नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है और उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होता है। और अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है और उसे स्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव क्या है? बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैंक बेंचर क्या है? सदन में आगे के स्थान पर प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैंक बेंचर कहा जाता है। बैंक बेंचर किसको बोलते हैं? जो पीछे बैठे वाले व्यक्ति होते हैं। अब गुलेटिन क्या होता है? गुलेटिन वो संसदीय प्रक्रिया है जिसमें कि सभी मांगों को जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, वो गुलेटिन है। काकस किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित रहता है। त्रिशंकु संसद क्या है? आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसे कुवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही है। नियम 193, नियम 193, इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक और अविलंबनीय विषय पर तुरंत ही अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। ये नियम 1953 में बनाया गया था। इससे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन सदस्यों के पास नहीं था, इसलिए ये नियम बनाया गया था। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है। ये चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होता है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता है। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन,
भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। भारत में न्यायपालिका को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को ये अधिकार प्राप्त होता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है? कोरम। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। बैठक शुरू होने के पहले यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उन्हें उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। क्या क्या? एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है और दूसरा इस दौरान सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। दबाव समूह क्या है? प्रेशर ग्रुप। व्यक्तियों को ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते हैं। व्यक्तियों के ऐसे ग्रुप जिनके हित समान होते हैं उन्हें दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। पंगु सत्र क्या है? लैम डक सेशन। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समिति एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। ये व्यवस्था केवल अमेरिका में है। सचेतक। सचेतक क्या है? वाइप। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में संचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। संचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्यों के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें कि हम संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं। किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 1 जो है अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बन सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ होने के समय से भारत में रह रहे हों। इसकी चर्चा है आर्टिकल 5 में। और आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये किसमें है? आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति सभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये आर्टिकल 64 में दिया है। आर्टिकल 74 है एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी की सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है और पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है पर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार वो कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ये है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 76 है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। आर्टिकल 86 में है आर्टिकल 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। आर्टिकल 108 में यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है।
धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास होता है, ये आर्टिकल 111 में है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या फिर अस्वीकृत कर सकता है। वो संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 में है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 123 में है संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो यहाँ हमारा इंडियन पॉलिटी की समाप्ति होती है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है लूसेंट जीके से। तो हमारे पूरे लूसेंट जीके से ऑल सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाएं और सारे वीडियोस को देखें। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।